हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है जनसंख्या। तो इस चैप्टर को जो मैंने लिखा है नोट्स टाइप में लिखा है और उसी टाइप में मैं आपको बताऊंगी। तो आपका जो ये वीडियो है 15 से 16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। इसी में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे मैंने वीडियो में कवर की हैं। तो करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है जनसंख्या, तो पूरे चैप्टर में हम जनसंख्या के बारे में ही बात करेंगे। तो जनसंख्या क्यों बढ़ती है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो पहले हम जनगणना को समझेंगे कि जनगणना किसे कहते हैं। तो एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, जनसंख्या की आधारिक गणना जनगणना कहलाती है। आधारिक गणना का क्या मतलब है, मतलब उसको गिनना, ठीक है। एक निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल का मतलब है कोई भी हमने समय ले लिया, चाहे वो 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 5 साल है या 1 साल है, कोई भी हमने समय ले लिया तो वो निश्चित समय अंतराल हो गया। उस निश्चित समय अंतराल में वहाँ रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उसकी गणना करना, ठीक है, उसकी गिनती करना ही जनगणना कहलाती है। जनगणना में यही तो होता है, पूरे देश में गिनती करी जाती है कि कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जानना हमें ज़रूरी है कि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1872 में। यहाँ तक क्लियर है। 2011 में लास्ट टाइम जनगणना हुई थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार, ठीक है, 2011 में हुई थी लास्ट टाइम। इसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, मतलब यूपी। हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं ना, उसमें से एक राज्य यूपी भी है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। लाख, सिर्फ 1-2 लाख नहीं, 1990 लाख, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तथा दूसरी तरफ अगर हम लक्षद्वीप को देखें, लक्षद्वीप भी इंडिया में ही आता है ना, तो यहाँ पे केवल 64,429, यहाँ हज़ार में बात चल रही है। 1000 लोग निवास करते हैं। निवास करते हैं मतलब रहते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल मतलब पता है ना आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल मतलब जगह के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये भारत है और इसमें बहुत सारे राज्य हैं, तो कुछ राज्य छोटे हैं मतलब जगह कम है, कुछ राज्य बड़े हैं। तो अगर क्षेत्रफल मतलब जगह के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। घनी आबादी वालों से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे कि दुनिया है उसमें बहुत सारे देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उन्हीं में से हमारा देश भारत भी है, ठीक है। बहुत घनी आबादी वाला, बहुत सारे देश हैं वैसे तो ऐसे, लेकिन भारत भी उन्हीं में से एक है। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। परिवर्तनशील का मतलब क्या है? परिवर्तनशील मतलब बदलती रहती है। ऐसे नहीं होता ना, आज हमारे देश में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं तो कल भी 10 रहेंगे, या पहले भी 10 लोग रहते थे। बदलते रहते हैं ना, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जनसंख्या जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यहाँ तक आपको क्लियर है? क्योंकि आबादी की संख्या, उसका वितरण, उसका संगठन, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। आबादी की संख्या, संख्या मतलब आपको पता है 1 2 3, वितरण मतलब उसका बट जाना, जैसे लोग इधर से उधर जाके निवास कर लेते हैं। और फिर संगठन मतलब मरते भी तो हैं, ऐसा तो है नहीं ना, पैदा होने के बाद यहीं इसी दुनिया में रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। इसी वजह से जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन, वितरण और संख्या में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। और इसके कारक क्या हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। परिवर्तन क्यों होता है? जन्म की वजह से, मृत्यु की वजह से और प्रवास की वजह से। क्योंकि जन्म में क्या होता है, कभी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, कभी कम पैदा हो रहे हैं। फिर मृत्यु भी देखी जाती है, कभी मृत्यु ज़्यादा होती है। मान लीजिए जैसे कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से इतने लोग मर गए हैं। आम दिनों में ऐसे नहीं मतलब मरते ना इतने लोग, ठीक है। या फिर कोई भी बीमारी आ गई या झगड़े हो गए, इस टाइप से। और प्रवास भी ऐसे ही होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। तो ये तीनों कारक जो हैं जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। मतलब इनसे जनसंख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अगर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएं तो आप इन तीनों को बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? देखिए,
मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ सब जगह से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो मैं वो सारी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझा रही हूँ। यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हों क्वेश्चन वही आए, क्वेश्चन चैप्टर के बीच से भी आ जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या फिर राज्य, विशेष समय अंतराल का मतलब ये वही है जैसे मैंने ऊपर बताया 10, 20, 50 कुछ भी साल हो सकते हैं, ठीक है, के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। निवासी मतलब कौन होता है, वहाँ पे रहने वाले लोग, ठीक है। निवासी हम ऐसे नहीं कह सकते, मान लीजिए 10 दिन के लिए मैं कहीं घूमने चली गई अमेरिका वगैरह, तो मैं वहाँ की निवासी नहीं बन जाऊँगी, ठीक है, मैं निवासी यहीं की रहूँगी। जो जहाँ पे रहता है वो वहाँ का निवासी होता है। तो निवासी की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं आयु संरचना पे। तो किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है, ठीक है। आयु संरचना मतलब आपने देखा होगा ना, किसी देश में जो है ज़्यादा लोग 70 साल तक जीते हैं, जैसे जापानीज़ जो होते हैं वो ज़्यादा सालों तक जीते हैं, कुछ देशों में सिर्फ 60-70 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ जगहों में तो बहुत कम। होता क्या है कि हम जैसी जगह में रहते हैं, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो माहौल है, उसका फ़र्क हमारे आयु पे भी पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉल्यूशन का जो असर है वो हमारी बॉडी पर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और उससे हमारी आयु पे मतलब हमारे जो जीने के साल हैं उन पे भी पड़ेगा। आपने सुना ही होगा कि पॉल्यूशन सिगरेट पीने जैसा होता है, और सिगरेट पीने से हमारी हेल्थ ख़राब होती है, हेल्थ जल्दी ख़राब होगी तो मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी, जल्दी मर जाएंगे। तो इसी हिसाब से जो है हर जगह पे रहने वाले लोगों पे हेल्थ का असर होता है, तो कुछ लोग ज़्यादा जीते हैं, कम होते हैं, तो उसी को कहते हैं आयु संरचना, ठीक है। तो आयु संरचना भी जो है जनसंख्या को प्रभावित करती है। अगर कहीं पर आयु संरचना कम है तो जनसंख्या जल्दी निपट जाएगी, आयु संरचना ज़्यादा है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से तो ये जनसंख्या के कारकों में से एक है, क्योंकि आयु किसी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की क्या होती है, निर्धारक होती है, ठीक है। आयु जो है मतलब आप देखिए 3 तरीके के लोग होते हैं किसी भी राष्ट्र में, 3 तरीके के लोग होते हैं, बच्चे, वयस्क और वृद्ध। तो जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं वयस्क, एक देश के लिए जो सबसे अच्छे होते हैं, और बच्चे जो हैं वो भविष्य होते हैं। तो ये तीनों कारक बहुत डिपेंड करते हैं। किसी राष्ट्र की आबादी को जो है 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला होता है बच्चे। अब बच्चा हम किसी को भी बच्चा नहीं कहेंगे, ठीक है, माँ बाप की नज़र में तो हमेशा ही बच्चे बच्चे होते हैं। जो 15 वर्ष से कम हैं गवर्नमेंट की नज़र में वो बच्चा है, ठीक है। वयस्क किसे कहेंगे, वयस्क कहेंगे 15 सालों से ज़्यादा और 59 वर्ष से कम, जो भी होगा उसको हम वयस्क कहेंगे। और वृद्ध किसे कहेंगे, वृद्ध मतलब बूढ़ा, जो 59 वर्ष से अधिक है। अब उससे अधिक वो 100 साल हो, 150 साल हो, कितने भी साल हो, इससे अधिक सब क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं किसी भी आबादी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद आता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है, हम महिलाओं पर भी देख सकते हैं, लेकिन पुरुषों पर इसलिए देखते हैं क्योंकि हमेशा महिलाओं की संख्या जो है कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग महिलाओं को पसंद नहीं करते ना। आपने अब भी सुना होगा कि कहीं जगह पे मार देते, किसी घर में बेटियों का पैदा होना पसंद नहीं होता, बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। कई लोग तो पैदा होने से पहले ही चेक करा लेते हैं और मार देते हैं। तो ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन लोग हैं, लेकिन बहुत लोग हैं आज के टाइम में भी। तो इस वजह से महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। तो ये देखा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या है, मतलब बराबर है या नहीं। ज़्यादातर राज्यों में ऐसे ही निकलती है संख्या, 1000 पर 997 या फिर 900 या 850, मतलब कितनी महिलाएं कम हैं। 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं बहुत ज़्यादा उनके हिसाब से कम है। महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए ना, तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही लिंग अनुपात कहते हैं। आगे समझ में, अब हम पढ़ेंगे साक्षरता दर। साक्षरता मतलब आपको पता ही है, पढ़ा लिखा होना। तो साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जानते हैं कि पढ़ने लिखने के क्या फ़ायदे हैं। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है।
मतलब अपनी बुद्धि से एक अच्छा निर्णय जो ले सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले एक पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादा अच्छे से निर्णय ले सकता है। तो साक्षरता स्तर में कमी जो है आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। अगर कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा तो साक्षरता दर भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और साक्षरता दर जो है वो जनसंख्या को भी प्रभावित करती है। कैसे? अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनको ये होगा कि वो ज़्यादा एज में शादी करेंगे, उसके बाद बच्चों की भी प्लानिंग करेंगे कि कितने बच्चे हम संभाल सकते हैं, और उसके लिए जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसको भी वो समझ सकेंगे। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जो है, मैं ये नहीं कह रही कि अनपढ़ बिल्कुल ही पागल होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो साक्षरता दर भी जनसंख्या पे बहुत प्रभाव डालती है। होता क्या है, जैसे कि अनपढ़ होते हैं तो जल्दी शादी करा दी, जल्दी शादी जल्दी बच्चे, फिर उनकी भी जल्दी शादी, फिर उनके भी जल्दी बच्चे, तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो साक्षरता दर भी जो है जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारक है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह किसी भी भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है, तो उसको साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साक्षरता की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी 7 वर्ष से ज़्यादा है और वो किसी भी भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो वो साक्षर है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है। अब यहाँ ये नहीं कि आपको इंग्लिश आएगी तभी आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी भाषा को अगर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप साक्षर हैं, ठीक है। भारत की साक्षरता दर स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने जनगणना 2 बार लिख दिया है, ठीक है। जनगणना के अनुसार क्या हो रहा है, देश की जो साक्षरता दर है वो 73% पड़ गई है, मतलब देश के 100 में से 73% लोग पढ़े लिखे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी 80.9% पुरुष हैं और 64.6 महिलाओं की संख्या आज भी बहुत कम है, क्योंकि आज भी बहुत लोग हैं जो महिलाओं को पढ़ाना चाहते ही नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। देखो, किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कि देश है तो उसमें सब लोग एक जैसा काम तो करते नहीं हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग टीचिंग करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, तो कुछ लोग कुछ करते हैं, मतलब सब अलग अलग काम करते हैं। तो व्यवसाय को सामान्यतः 3 तरीके के, अब ऐसा नहीं है ना सबके अलग अलग व्यवसाय हम बताएंगे, इतने टाइप्स के काम हैं, तो इसलिए व्यवसाय को जो है 3 टाइप्स के कामों में बांट दिया जाता है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो इसमें जैसे कि कृषि से जुड़ा हुआ जितना भी काम है, कृषि आपको पता है ना, खेती वगैरह, पशुपालन, वृक्षारोपण, पेड़ उगाने का काम, और मछली पालन और खनन, ठीक है, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में कर दिए हैं। समझ में आया आपको? द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से डाल दिए इन्होंने, जितना भी उत्पादन और उद्योग भवन है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना और ऑफिस वगैरह का ये जितना भी काम है, ठीक है, भवन निर्माण ये सब, और उद्योग जितने भी कारखाने वगैरह होते हैं, सबको डाल दिया द्वितीयक क्षेत्रक में। और तृतीयक क्षेत्रक में जैसे कि परिवहन, गाड़ियाँ वगैरह, और सेवाएं किसे कहेंगे, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, ये जो काम करते हैं इनको हम सेवाओं में लगाते हैं, तो इसको डाल दिया तृतीयक क्षेत्र में। अब आपको पता चल गया कि व्यावसायिक ढांचा क्या है। तो ये 3 तरीके के जो हैं क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 10th में, 11th में, 12th में, यहाँ तक कि कॉलेज में भी आते रहेंगे। बस ये है कि और ज़्यादा डिटेल्स के साथ आते रहेंगे। अब देखिए, विकसित और विकासशील देशों में फ़र्क होता है। विकसित देश जो होते हैं, जैसे कि अमेरिका विकसित देश है, तो वहाँ पर जो है तृतीयक क्षेत्र में और द्वितीयक क्षेत्र में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कम होंगे। लेकिन जैसे हमारा देश है, ये विकासशील देशों में आता है, अभी विकास कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। 64% जनसंख्या केवल कृषि कार्य ही करती है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में ही लगी हुई है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में जो है ज़्यादा फायदा नहीं होता है,
द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा कमाई होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में लगने का मतलब है कि ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है लोगों की, ठीक है। और ये जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या, व्यावसायिक ढांचा, ये भी जो है जनसंख्या पर प्रभाव डालता है, कामकाज भी। इसके बाद आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है जनसंख्या के लिए और हर किसी के लिए। तो स्वास्थ्य जनसंख्या का संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। वो तो हम सभी जानते हैं कि सभी को स्वास्थ्य चाहिए, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्योंकि जनसंख्या अगर स्वस्थ नहीं होगी तो कामकाज पे भी फर्क पड़ेगा, पूरे देश पे फर्क पड़ेगा, मृत्यु दर पे भी फर्क पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्वास्थ्य पे जो है सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सुधार भी हुआ है। मृत्यु दर जो कि 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई। और औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, 2012 में बढ़कर 67.9 वर्ष हो गई है। मतलब अब ये औसत आयु लगाई जाती है कि एक आदमी 69 वर्ष तो जीता ही है, ठीक है। पहले लगाई जाती थी कि 36 वर्ष भी बहुत है। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे कि जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियां, इन सब में सरकार ने क्या करवाया, टीकाकरण करवाया है। बच्चों को जो जन्म के बाद टीके दिए जाते हैं, गवर्नमेंट फ्री में वो प्रोवाइड कराती है सबको। वो इसलिए तो कराती है, वो बीमारियों से और संक्रमण रोगों से बचने के लिए होती हैं, जिससे कि मृत्यु दर कम हो सके। क्योंकि पता नहीं है ना भविष्य में जाके कौन देश के लिए डॉक्टर बने, कौन टीचर बने, कौन इंजीनियर बने, कौन महान व्यक्ति बन जाए, ठीक है। और वो बचपन में अगर मृत्यु हो जाएगी तो क्या खाक टीचर, डॉक्टर कुछ भी बन पाएगा, मतलब कुछ भी बन सकता है वो। तो इसलिए सरकार इस चीज़ पे ध्यान देती है, क्योंकि जो देश है वो लोगों से ही तो चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में इस चीज़ में काफ़ी सुधार हुआ है। सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए इलाज हैं, फ्री इलाज हैं और टीकाकरण हैं, ठीक है। ये सब आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है किशोर जनसंख्या। ये क्या होती है? भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। किशोर जनसंख्या वो जनसंख्या होती है, ठीक है, जो 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। 10 से 19 उनको कहते हैं किशोर। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, क्योंकि मानव भी तो एक संसाधन है ना। आगे चल के पता नहीं देश के लिए क्या अच्छा काम करें, तो देश के लिए अच्छी बात है, नहीं है। तो इस पे किशोरों को जो है सरकार काफ़ी कुछ प्रोवाइड कराती है, जैसे फ्री शिक्षा देती है, खराब स्वास्थ्य ना हो इसके लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, क्योंकि यही तो देश का भविष्य है। तो ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये यंग होते हैं ना, तो इनको ज़्यादा पोषक तत्व की भी ज़रूरत होती है। ये बढ़ते हुए होते हैं, इनकी एज तो खैर सभी की बढ़ती है। इनकी हाइट और दिमाग दोनों ही डेवलप हो रहे होते हैं, और इनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, नए तरीके की सोच होती है, ठीक है। तो इस पे सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। जैसे बालिकाओं के लिए क्या कर रही है सरकार की, बालिकाओं की जो शादी है वो कम एज में ना हो। जैसे 14-15 की एज में शादी करा देते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो भी अपने बच्चों के साथ यही करते हैं। ना शिक्षा होती है ना कुछ होती है। तो सरकार जो है सिर्फ समझा सकती है, किसी के घर में जाके कुछ कह तो नहीं सकती। जैसे कानून बनाया हुआ है कि 18+ के ऊपर ही शादी करनी है, और अगर कोई ज़बरदस्ती शादी करता है तो घर वालों को समझाया भी जाता है और कानूनी सलाह भी उनको दी जाती है। इसके बाद टॉपिक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, बहुत सारी नीतियाँ बनाती है। कैसी नीति? जैसे कि इसमें सरकार कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क मतलब फ्री शिक्षा दी जाती है, उनको कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं होती। शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए टीकाकरण कराती है। टीकाकरण आपको बता ही दिया है मैंने, जो इंजेक्शन लगते हैं छोटे बच्चों के, वो 1.5 साल वाला, 6 महीने वाला इंजेक्शन, 2.5 साल वाला, वो सब। और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि लड़कियों की हो सके तो मतलब 20+, कम से कम 20+ शादी करानी चाहिए। वैसे कानून में 18+ है, ठीक है। ये सारी नीतियाँ बनाती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए या कोई आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको दी हुई है कमेंट बॉक्स में, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है।
और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें एनसीईआरटी की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। 9th 10th 11th और 12th की भी एक वीडियो है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से प्लेलिस्ट में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।